पता चला गया था। वक्त किसी को बहुत खूबसूरत यादें दे जाता है तो किसी को उम्र भर का दर्द भी दे जाता है। इसी वक्त ने एरा के लिए एक नया हमसफर चुना था। एरा को वक्त का दिया हुआ ये तोहफा उसकी जिंदगी का सबसे बुरा तोहफा लग रहा था। वहीं इसी वक्त ने ऐश को एक ऐसी नेमत से नवाजा था जिसे वो बद्दुआ समझ रहा था। वक्त के साथ हमें जो चीज मिलती है अक्सर उस वक्त हमें उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन देने वाले को मालूम होता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। मगर हम लेने वाले अपने हिसाब से सोचते हैं। जो चीज हमें नहीं मिलती वही हमें चुभने लगती है, दर्द देने लगती है, हर तकलीफ की वजह लगने लगती है। और यही सब हमारी एरा के साथ हो रहा था। एरा को गोली लगे हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। वो अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। वो हीरा मंडी की महफिल में वापस तो आ गई थी, मगर उसे अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। ऐश अब हीरा मंडी की महफिल में हर रोज आता था, क्योंकि उसने एरा को उसी पर्सनल रूम में कैद करके रखा था जहां उसे कभी सुकून मिला करता था। वो अपने हाथों से उसे खाना देता था और फिर कुछ देर उसके पास रुकने के बाद अपने होटल वापस चला जाता था। सुबह का वक्त। सुबह सुबह हीरा मंडी की तमाम तवायफें उसे देखकर हैरान रह गईं। पिछले 1 महीने में वो सिर्फ रात को आता था। इसका मतलब था कि एरा को 24 घंटे में सिर्फ 1 बार खाना मिलता था। एरा को ना किसी से मिलने की इजाजत थी और ना ही किसी से बात करने की। वो अपने ही कमरे में एक कैदी की जिंदगी गुजार रही थी। उसने आज डार्क ग्रीन रंग का अनारकली सूट पहन रखा था, जिसकी स्लीव्स पर गोल्डन वर्क किया गया था। वो घुटनों पर सर रखे अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उसे ये दर्द बहुत छोटा लग रहा था। जो दर्द उसे 5 साल पहले मिला था उसकी कोई इंतहा नहीं थी। ऐश रायचंद की दी हुई इस कैद और तकलीफ से वो खुश थी। कम से कम उसने सामने से कहकर उसे ये सजा सुनाई थी और उसने खुद अपनी मर्जी से ये सजा कबूल की थी। वो खामोशी से बैठी थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। उसने नजर उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके कमरे का दरवाजा कोई खोल सकता है तो वो सिर्फ उसका पत्थर दिल हमसफर था। ऐश रायचंद आज अपने हमेशा वाले अंदाज से कुछ अलग नजर आ रहा था। उसने ब्लैक शर्ट और नेवी ब्लू जीन्स पहन रखी थी। उसने रॉकिंग चेयर खींची और एरा के सामने बैठते हुए घमंड भरे लहजे में पूछा, क्या हुआ जानम, इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हारे सब्र और बर्दाश्त की बस इतनी ही हद थी? एरा ने अपना चेहरा उठाया और फिर अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। ऐश उसकी हर हरकत को बड़ी गौर से देख रहा था। एरा उसके करीब आई और चेयर के दोनों किनारों पर अपने हाथ रखकर उसकी तरफ झुक गई। एक पल को ऐश बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी सांस जैसे रुक गई। उसने एरा की शहद जैसी आंखों में देखा और फिर गहरी सांस खींची। एरा उसके बेहद करीब थी। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आंखें न जाने एक दूसरे से क्या कह रही थीं, मगर दोनों के दिल खामोश थे। एरा थोड़ा और झुकी और अपनी नाक उसकी नाक से छुआते हुए बोली, मेरे बर्दाश्त की हद कहाँ तक है, इसका अंदाजा तुम कभी नहीं लगा सकते। इतना कहकर वह बिना उसे समझने का मौका दिए उसके होठों पर झुक गई और पूरी शिद्दत से किस करते हुए उसके होठों कसकर बाइट किया। जब अपने लबों में जलन और दर्द की टीस महसूस हुई तो उसे खुद से दूर धक्का दे दिया। उसे इतनी जोर का धक्का दिया कि वह पीठ के बल बेड पर गिरी। ऐश ने अपने अंगूठे से अपने होठों को टच किया तो वहां से खून निकल रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। ऐश उसकी तरफ घूरता रहा। एरा खुद को संभालते हुए उसके सामने खड़ी हुई। वह बिना दुपट्टे की उसके सामने खड़ी थी। उसका वजूद किसी भी मर्द को बहला सकता था, लेकिन सामने भी कोई आम मर्द नहीं था, एक सिर फिरा शख्स था। एरा ने उसके होंठों पर लगी चोट से रिसते खून को देखा और अपने अंगूठे से उसे साफ करते हुए कहा, मेरे बर्दाश्त की हद इतनी है कि मैं जिससे नफरत करती हूँ उसके सामने भी खड़ी रह सकती हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं किस हद तक सब्र कर सकती हूँ। आइंदा मेरी किसी ताकत पर शक मत करना, वरना हर बार उसे साबित करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऐश ने अपने होंठ रगड़ते हुए गुस्से से कुर्सी पीछे धकेल दी। कुर्सी जमीन पर गिर पड़ी। वो एक झटके से खड़ा हुआ और एरा के गले को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। एरा का दम घुटने लगा। उसने गुस्से में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, अगली बार अगर तुमने अपने गंदे वजूद को मेरे वजूद से जोड़ने की कोशिश की ना,
तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगी। तुम ना मेरी पसंद हो, ना मोहब्बत, और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश। तुम सिर्फ मेरे बदले की एक कठपुतली हो जिससे मैं खेलूंगा और अपना बदला पूरा करके फेंक दूंगा। एरा की आंखें भर आई थीं, उसका दम घुट रहा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर ऐश पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ने लगीं, तो ऐश ने उसे झटके से छोड़ दिया। एरा वहीं दीवार के सहारे जमीन पर गिर गई और बुरी तरह खांसने लगी। ऐश ने अलमारी खोली और कपड़ों का एक सेट निकालकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे ससुराल यानी जहन्नुम जाने का वक्त आ गया है। एरा खामोशी से उसे देखती रही। ऐश ने गुस्से में कुर्सी उठाकर एक तरफ पटक दी और उसके पास जाकर उसके जबड़े को दबोच लिया। नजरें नीचे, मिस तवायफ, वरना मैं तुम्हारी इन आंखों को निकालकर डोनेट करने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी एक खूबी बताता हूँ, मुझे दूसरों की चीजें डोनेट करने का बहुत शौक है, इसलिए अपने वजूद को जितना मुझसे बचाकर रखोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आइंदा ये आंखें मेरे वजूद पर टिकी हुई नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अंडरस्टैंड? एरा किसी बुत की तरह उसे देखती रही। उसने उसके जबड़े को झटका और गुस्से से गर्जा, सुनाई नहीं दिया? एरा सहम गई। उसने फौरन नजरें झुका लीं। ना जाने सामने खड़े उस शख्स में ऐसी क्या बात थी कि वो उसे डरा देता था। अजीब था, वो बिना कुछ किए ही उसके दिल में खौफ पैदा कर देता था। एरा को जमीन घूरते देखकर ऐश ने तंजिया अंदाज में कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे कपड़े बदलूं? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे जिंदगी में नई नई चीजें ट्राई करने का बहुत शौक है। ये भी ट्राई कर लूंगा कि एक लड़की के कपड़े कैसे बदले जाते हैं। एरा ने हैरानी से एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। ऐश ने जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और कश लेते हुए धुआं हवा में छोड़ दिया। फिर राख झाड़ते हुए बोला, क्या चाहती हो? इसकी राख तुम्हारे पूरे वजूद पर डाल दूं? एरा का वजूद कांप उठा। वो फौरन उठी और कमरे से जुड़े बाथरूम में जाकर खुद को अंदर बंद कर लिया। बाथरूम का दरवाजा बंद करते ही एरा ने कांपते हाथों से लॉक घुमा दिया। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। वो कुछ लम्हों तक दरवाजे से पीठ लगाए खड़ी रही, जैसे अपने आप को यकीन दिला रही हो कि अब वो महफूज है। मगर क्या वाकई महफूज थी? उसकी जिंदगी में अब कोई ऐसी जगह बची ही नहीं थी जहां वो खुद को महफूज महसूस कर सके। उसने धीरे से आईने की तरफ देखा। आईने में उसे अपना चेहरा नजर आया। थकी हुई आंखें, बिखरे हुए जज्बात और दर्द से भरा हुआ दिल। कुछ पल तक वो खुद को देखती रही। फिर उसके होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान आई। क्या से क्या बन गई हो एरा? उसने आईने में मौजूद अपनी परछाई से कहा। एक वक्त था जब लोग तुम्हारी एक मुस्कान पर मरते थे, और आज तुम खुद अपनी मुस्कान तलाश रही हो। उसकी आंखें भीग गईं, मगर आंसू गिरने से पहले ही उसने उन्हें पोंछ दिया। नहीं, अब वो रोना नहीं चाहती थी। बहुत रो चुकी थी। अब सिर्फ इंतजार करना था उस दिन का जब उसके सारे हिसाब बराबर होंगे। उधर कमरे में ऐश रायचंद आराम से सोफे पर बैठ गया। उसने सिगरेट का आखिरी कश लिया और उसे ऐश ट्रे में बुझा दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा तो था, मगर उसके पीछे एक अजीब सी बेचैनी भी छुपी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एरा उसके दिमाग पर इस कदर हावी क्यों होती जा रही है। हर बार वो उसे तकलीफ देना चाहता था और हर बार खुद भी बेचैन हो जाता था। उसने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरा। ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी, वो बुदबुदाया। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। ऐश ने नजर उठाकर देखा। एरा बाहर आ चुकी थी। उसने ऐश के दिए हुए कपड़े पहन लिए थे। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। चेहरा बिल्कुल सादा था, ना कोई मेकअप, ना कोई बनावट। फिर भी वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। ऐश की नजर एक पल के लिए उस पर ठहर गई, मगर अगले ही लम्हे उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। एरा ने ये बात नोट कर ली। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। क्या हुआ? उसने धीमे से पूछा। इतनी जल्दी नजरें क्यों फेर लीं? ऐश ने ठंडी निगाह से उसकी तरफ देखा। अपने बारे में गलतफहमी मत पालो। मैंने सिर्फ ये देखा कि तुमने पहली बार इंसानों जैसे कपड़े पहने हैं। एरा की मुस्कान जरा और गहरी हो गई। अच्छा, तो पहले मैं इंसान नहीं थी? ऐश बिना जवाब दिए अपनी जगह से उठा।
उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर कहा, चलो हमें निकलना है। एरा की भौहें सिकुड़ गईं। कहाँ? ऐश उसके करीब आया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे नए घर, या यूं कहो तुम्हारे नए जहन्नुम की तरफ। एरा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, और अगर मैं जाने से इनकार कर दूं? ऐश के होठों पर खतरनाक मुस्कान उभरी। तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा, और यकीन मानो मुझे ऐसा करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। एक की आंखों में बगावत थी तो दूसरे की आंखों में जिद, मगर दोनों इस बात से बेखबर थे कि ये सफर सिर्फ नफरत का नहीं था। तकदीर उनकी जिंदगी में कुछ और ही लिख चुकी थी और बहुत जल्द दोनों को उसका एहसास होने वाला था। अपने कमरे से बाहर निकली तो महफिल की तमाम तवायफें उसे बस देखती ही रह गईं। क्या वो वाकई कोई परी थी? इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? हर किसी के दिल में यही सवाल था। उसने आज ब्लैक रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे खुले बाल कमर तक लहरा रहे थे। हमेशा की तरह आज भी उसने अपनी कलाइयों में कांच की ढेर सारी चूड़ियां पहन रखी थीं। काली कांच की चूड़ियां उसकी दूधिया कलाइयों पर बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उसके गले में एक छोटा सा डायमंड का मंगलसूत्र था जिसके सेंटर में ए लिखा हुआ था। उसे यूं सुहागन की तरह सजा देखकर सबकी निगाहें उसी पर ठहर गईं। पायल और डोली उसके लिए बेहद खुश थीं। बाकी तवायफों के दिलों में उसके लिए जलन पैदा हो रही थी। मल्लिका अपनी दोस्त, अपनी हमदर्द, अपनी पार्टनर को इस तरह देखकर बेहद खुश थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में ये मलाल भी था कि अब शायद वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी। ऐश वापस होटल जा चुका था। वो शाम को आने का वादा करके गया था। मल्लिका उसके पास आई और उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, किसी की नजर ना लगे। फिर उसने उसके कान के पीछे काला टीका लगाया तो एरा मुस्कुरा दी। मल्लिका ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आखिरकार तुम्हें वो शख्स मिल ही गया जिसकी तुम्हें उम्मीद थी। आखिरकार तुम्हारी उम्मीद जीत गई और हम हार गए। तभी कांच आगे बढ़ी। कांच जो हीरा मंडी की सबसे महंगी तवायफ मानी जाती थी, जो एरा के आने से पहले हीरा मंडी का सबसे चमकता हुआ हीरा समझी जाती थी, वो ताली बजाते हुए बोली, मुबारक हो, तुमने काफी लंबा हाथ मारा है। वैसे पिछली दफा भी तुमने काफी लंबा हाथ मारा था, मगर अफसोस उसने तुम्हें इज्जतदार दुनिया से निकालकर इस दलदल में धकेल दिया था। इस बार जरा संभल कर चलना, कहीं फिर से फिसल मत जाना। मर्दों को तो जानती हो ना, खूबसूरती उनके लिए तब तक मायने रखती है जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेते। मर्द औरतों को कपड़ों की तरह ट्रीट करते हैं। मैं खुश हूँ कि तुम हमारी दुनिया से जा रही हो। कम से कम बिना मेरे कुछ किए मेरे रास्ते का कांटा हट रहा है। बस एक ख्वाहिश है, कभी वापस लौट कर मत आना, क्योंकि इस बार तुम्हें जितनी इज्जत दी गई थी, अगली बार उतनी ही बेइज्जती मिलेगी। मल्लिका कुछ कहने ही वाली थी कि एरा ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कांच को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कांच, तुम्हें पता है लोग तुम्हें पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि तुम चंद पैसों में बिक जाती हो। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, मगर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना जरूरी है। तुमने चंद पैसों के लिए ये दुनिया चुनी थी। तुम्हें पैसों की हवस थी, मगर मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मैं मोहब्बत में धोखा खाकर यहाँ तक पहुंची थी। हो सकता है यही मोहब्बत का सफर मुझे जन्नत तक पहुंचा दे। अफसोस तो मुझे तुम्हारे लिए होता है, क्योंकि जो खुद इस दलदल में उतरता है वो कभी इससे निकल नहीं पाता। देखो, मैं इस दलदल में आकर भी इसे कभी अपना नहीं पाई। मुझे इसमें धकेला जरूर गया था। इस दलदल का कीचड़ मुझ पर लगा जरूर था, मगर मैंने खुद को कभी पूरी तरह इसके हवाले नहीं किया। मुझे तो तुम्हारी सोच पर भी तरस आता है। तुमने मुझे बेवजह अपने रास्ते का कांटा समझ लिया। मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा तब बनती ना जब मैं मर्दों के साथ रिश्ते बनाती, मगर मैंने आज तक किसी मर्द के साथ कोई रिश्ता कायम ही नहीं किया। मैं सिर्फ महफिल की जान थी। बिस्तर की जान तो तुम होती हो। मैं दुआ करूंगी कि हमारी दोबारा कभी मुलाकात ना हो, और मैं ये भी दुआ करूंगी कि मुझ जैसी कोई लड़की कभी यहाँ ना आए, क्योंकि ये जगह तुम जैसी लड़कियों के लिए बनी है, जो चंद पैसों के लिए अपना वजूद तक बेच देती हैं। कांच ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी ऐश की आवाज आई, चलें? एरा ने मुस्कुराकर कहा, जी। ऐश ने सबके सामने एरा का हाथ थाम लिया। उसने अपनी उंगलियां एरा की उंगलियों में फंसाईं और मल्लिका को देखकर कहा, आई होप हमारी कभी मुलाकात ना हो।
मल्लिका इस बार मुस्कुरा दी। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। ऐश ने एरा की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन था। इतना कहकर वो एरा को अपने साथ लेकर चल पड़ा। एरा ने उसके साथ हीरा मंडी की उस महफिल से बाहर कदम रखा। जैसे ही ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, वो एक पल को ठिठक गई। बाहर की दुनिया को देखकर ना जाने क्यों वो जैसे जम सी गई। उसकी आंखें भर आईं, उसके पूरे वजूद में कपकपी दौड़ गई। ऐश उसका हाथ थामे हुए था। वो उसके जिस्म की थरथराहट साफ महसूस कर सकता था। उसने पीछे मुड़कर एरा को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। ऐश हैरान रह गया। उसने उसका हाथ और मजबूती से थामते हुए पूछा, क्या हुआ? फिर उसके पीले पड़े चेहरे को देखकर तंज कसते हुए बोला, जानम, तुम तो अभी से डरने लगी। एरा हल्का सा मुस्कुराई। सही कहा, मुझे अब बाहर की दुनिया से डर लगता है, क्योंकि यहाँ हर जगह फरिश्तों के चेहरे में भेड़िए बैठे होते हैं जो कब आपको नोच डालें। आपको एहसास भी नहीं होता। ऐश ने ताना मारते हुए कहा, जो रोज ऐसे मर्दों के बीच रहती थी जिन्हें तुम भेड़िया कह रही हो, उसे अब इंसानी भेड़ियों से डर लगता है। स्ट्रेंज। एरा मुस्कुरा दी। अच्छा ताना मारते हो, पता है जो इस महफिल के अंदर आते हैं ना, कम से कम उनकी असलियत का पता होता है कि वो क्या है। मगर जो इस महफिल के बाहर होते हैं, उनके चेहरे देखकर उनकी असलियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐश ने उसे कार में बैठाया, फिर उसके ऊपर झुककर सीट बेल्ट लगाते हुए दिलचस्पी से पूछा, तो मैं क्या हूँ, इंसानी भेड़िया या इंसानी दरिंदा? इतना कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। एरा खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, मैं तुम्हें ना इंसानी भेड़िया कह सकती हूँ और ना इंसानी दरिंदा। हाँ, तुम थोड़े जंगली हो, थोड़े जाहिल हो, बहुत ज्यादा सिर फिरे हो और बिल्कुल उस जिद्दी बच्चे की तरह हो जिसे अपनी जिद हर कीमत पर पूरी करनी होती है, जो अंजाम नहीं देखता, सिर्फ अपनी जिद देखता है। इतना कहकर वो खामोश हो गई और बाहर देखने लगी। वहीं ऐश रायचंद उसे तिरछी नजरों से घूर रहा था। उसके बगल में बैठी लड़की ने कितनी आसानी से उसके पूरे किरदार को कुछ लफ्जों में बयान कर दिया था। उसे इतनी अच्छी तरह कैसे समझ लिया था? क्या वो सच में इतनी आसान पहेली था? उसने अपने ख्यालात झटकते हुए कार की रफ्तार बढ़ा दी। सफर खामोशी से कटता गया। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। एरा बाहर की दुनिया देखते देखते सो चुकी थी। कार अब सामान्य रफ्तार से चल रही थी। सफर जितना आसान था, मंजिल उतनी ही दर्दनाक होने वाली थी। विला को दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि आज रायचंद विला में एक ग्रैंड पार्टी थी। मिस्टर अखिल रायचंद को बिजनेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। सभी लोग हाथों में ड्रिंक लिए इधर उधर टहलते हुए गुफ्तगू कर रहे थे। अखिल रायचंद और उनके दो बेटे सारांश और कियांश ऐश के बारे में बात कर रहे थे। मोना पिंक कलर का बारबी गाउन पहने एक कोने में चेयर पर बैठी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सबको देख रही थी। उसके लिए यह सब बेहद बोरिंग था, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ बिजनेस की बातें कर रहे थे और जो भी लड़कियां आई थीं, वो बस आए हुए अमीर बाप के बेटों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थीं। मोना रायचंद सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए न जाने किन ख्यालों में गुम थी कि तभी उसके सामने अल्कोहल का एक ग्लास रखते हुए एक शख्स बैठा। हेलो ब्यूटीफुल। मोना ने जब नजरें उठाकर देखा तो एक पल के लिए उसे देखती रह गई। उसने जिंदगी में अपने भाई से ज्यादा हैंडसम लड़का नहीं देखा था। उसका भाई ऐश रायचंद जो खूबसूरती की मिसाल था। उसने अपने भाई जैसी शख्सियत आज तक नहीं देखी थी, लेकिन उसके सामने बैठा शख्स भले ही उसके भाई जितना हैंडसम नहीं था, मगर उसकी मुस्कुराहट वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने अपने भाई को कभी मुस्कुराते नहीं देखा था, लेकिन सामने बैठा शख्स मुस्कुरा रहा था और उसकी वह मुस्कुराहट मोना को न जाने क्यों बहुत अच्छी लगी थी। उसने सामने बैठे शख्स के चेहरे पर ठीक से गौर भी नहीं किया था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में जैसे खो सी गई थी। सम्राट ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए पूछा, क्या हुआ ब्यूटीफुल, क्या मैं बहुत ज्यादा ही हैंडसम लग गया हूँ? मोना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हैंडसम बिल्कुल भी नहीं हैं। सम्राट का मुस्कुराता चेहरा एक पल में मुरझा गया, लेकिन आपकी स्माइल काफी खूबसूरत है। सामने बैठी लड़की का इस तरह दिल खोलकर तारीफ करना और साथ ही बुराई कर देना उसे पसंद आ गया था। एक बार फिर उसके चेहरे पर रौनक लौट आई।
उसके चेहरे के बदलते रंग देखकर मोना मुस्कुराते हुए बोली, हम इंसान कितने अजीब होते हैं ना। सामने बैठे सम्राट खन्ना को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने मोना को देखते हुए पूछा, मतलब? मैं समझा नहीं। मोना ने तंज करते हुए कहा, गिरगिट की असलियत तो हम इंसान जानते हैं कि वो कब रंग बदलता है, लेकिन इंसान की असलियत कोई नहीं जानता कि वो कब रंग बदल ले। एग्जाम्पल के लिए आपको ही देख लीजिए। आप मुझे मुस्कुराते हुए मिले, फिर कुछ देर में सीरियस हो गए और फिर मुस्कुराने लगे। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप पल पल में रंग बदलेंगे। इसीलिए कहा कि हम इंसान बहुत अजीब हैं। मोना की गहरी बातें सम्राट खन्ना को कहीं न कहीं बहुत पसंद आई थीं। मतलब जो लड़की उसके सामने बैठी थी उसमें मुंह पर सच बोलने की हिम्मत थी। वो न झिझक रही थी, न शर्मा रही थी, और सबसे बड़ी बात, वो डर नहीं रही थी। वो बदतमीज या मुंहफट भी नहीं थी। उसके बात करने का अंदाज ऐसा नहीं था जैसे वो सामने वाले को नीचा दिखाना चाहती हो, बल्कि वो इतनी खूबसूरती से बात कर रही थी कि किसी को भी उसकी बात का बुरा नहीं लगता। सम्राट ने उसे देखते हुए कहा, अजीब हो मगर क्यूट हो। मोना मुस्कुराई। उसने एक ही बार में अपनी सॉफ्ट ड्रिंक खत्म की और अपने नाखून उसकी तरफ करते हुए बोली, मेरे नाखून बहुत बड़े बड़े हैं। इस बार फिर सम्राट उसे हैरानी से देखने लगा। वो मुस्कुरा कर बोली, जब कोई अजनबी लड़का मेरी तारीफ करता है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसकी आंखें नोच लूं। सम्राट का मुंह खुल गया और आंखें हैरत से फैल गईं। मोना अपनी जगह से थोड़ा उठी और उसका मुंह बंद करते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि आप मेरी होने वाली भाभी के भाई जो हैं। अगली बार मुझसे ज्यादा फ्री मत होइएगा, क्योंकि मुझे ज्यादा फ्री होने वाले लड़के जहर लगते हैं। इतना कहकर वो वहां से चली गई। सम्राट उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए बुदबुदाया, आई लाइक यू माई कैट। पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही थी। सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। तभी रायचंद विला के मेन गेट पर 3 ब्लैक स्पोर्ट्स कारें आकर रुकीं। सभी लोग हैरान हो गए कि इतनी देर से कौन सा मेहमान आया है। पहली कार से राज उतरा, दूसरी कार से राहुल निकला और तीसरी कार से ऐश रायचंद बाहर आया, हमेशा की तरह बेपरवाह और अपने ही अंदाज में मस्त। लड़कियां तो अपनी जगह जैसे थमसी गई थीं। वो कब से उसका इंतजार कर रही थीं। सोनाक्षी खुराना, जो अखिल रायचंद के बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी और ऐश रायचंद को पसंद करती थी, जैसे ही अपने प्यार को सामने देखकर उसकी तरफ बढ़ी, तभी उसने देखा कि ऐश पैसेंजर सीट की तरफ झुककर किसी को बाहर निकाल रहा है। जब उसकी नजर एक लड़की के हाथ पर पड़ी जिसे ऐश थामे हुए था, तो वो हैरान रह गई, अपनी जगह जड़ हो गई। लगभग सभी लोगों का यही रिएक्शन था। कियांश और सारांश हैरत से अपने भाई को देख रहे थे। मोना की आंखें फैल गई थीं। अखिल रायचंद और अलवी रायचंद एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। दोनों कदम से कदम मिलाकर चलते हुए गार्डन के बीचों बीच पहुंच गए। उनके ऊपर सफेद रोशनी पड़ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से हुस्न के देवता और देवी जमीन पर उतर आए हों। वहीं बहुत से मर्द एरा को देखकर आपस में सरगोशियां करने लगे। अखिल रायचंद आगे बढ़कर अपने बेटे से कुछ पूछते, उससे पहले ही एक आदमी बोल पड़ा, मिस्टर रायचंद, आपने बताया नहीं कि आपके बेटे ने एक नाचने वाली से शादी की है। क्या इसलिए वो किसी पार्टी में नहीं जाता? क्या दुनिया की सारी इज्जतदार लड़कियां खत्म हो गई थीं जो आपके बेटे ने एक तवायफ से शादी कर ली? आप जानते हैं ना कि एक नाचने वाली कभी एक कमरे की नहीं होती। एरा की आंखों में खून उतर आया था, मगर वो खामोश खड़ी रही। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी थे जो एरा को देखकर सदमे में थे। एक आदमी ने आवाज उठाई तो धीरे धीरे सभी लोग आपस में बातें करने लगे। दूसरे आदमी ने कहा, ये तो वही है ना जो हीरा मंडी की शान हुआ करती थी। आपको पता है मिस्टर रायचंद, आपकी बहू कोई आम लड़की नहीं है। हजारों मर्दों की ख्वाहिश रही है ये। अपने बेटे से कहिएगा कि अपनी बीवी को छुपा कर रखे। कहीं कोई मर्द इसे नाचने वाली समझकर उठा न ले जाए। कहीं ये खूबसूरत गलती मुझसे ही न हो जाए। अखिल रायचंद चाहकर भी कुछ न बोल पाए। उनका सबसे खास दिन सबसे बुरा दिन बन चुका था। उस आदमी के अल्फाज ने ऐश के वजूद में आग लगा दी थी। गुस्से से उसकी नसें तन गई थीं। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के पास गया और पूरी ताकत से एक जोरदार पंच उसके मुंह पर दे मारा। वो आदमी मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। सभी लोग अपनी जगह सन्न रह गए।
ऐश ने उसके पेट में एक किक मारी तो उसके मुंह से खून निकल आया। ऐश रायचंद ने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया और गुर्राकर बोला, कर बकवास, अब बोल। क्या बोल रहा था? वो आदमी ऐश के एक ही पंच में बेहाल हो चुका था। ऐश ने उसका कॉलर और कसते हुए कहा, कमीने इंसान, बकवास करने से पहले एक बार सोच तो लेता कि किसके बारे में बकवास कर रहा है और कहाँ खड़े होकर कर रहा है। अगर तेरी बीवी किसी और मर्द के साथ खड़ी होगी तो क्या वो उसकी बीवी हो जाएगी? मेरे साथ कोई भी लड़की खड़ी हो जाए तो क्या वो मेरी बीवी हो जाएगी? इतना कहकर उसने उसके मुंह पर दोबारा पंच मारा और वो फिर जमीन पर गिर गया। ऐश उसे घूरते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई मेरे और उसके बारे में ऐसी बकवास करने की? तू मुझे जानता कितना है? तुझे यहाँ फ्री की ड्रिंक पीने के लिए बुलाया गया है तो पी और निकल यहाँ से। मेरी लाइफ पर डिस्कस करने या कमेंट्री पास करने के लिए नहीं बुलाया गया है। अखिल रायचंद जल्दी से अपने बेटे के पास आए और उसे उस आदमी से दूर करते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो ऐश? ऐश ने उन्हें घूरते हुए कहा, मिस्टर रायचंद, अपने मेहमानों को समझा दीजिए कि मेरी प्राइवेसी में टांग मत अड़ाएं, वरना टांग तोड़कर व्हील चेयर पर बैठा दूंगा। मिस्टर रायचंद अपने बेटे के गुस्से से परेशान हो गए। ऐश ने सबको देखते हुए कहा, अब बोलो, कौन बोल रहा था? तुम सबको कहानी बनाने का इतना ही शौक है तो डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते? इतना कहकर उसने सोनाक्षी का हाथ पकड़ लिया और 4 कदम आगे बढ़कर बोला, अब बोलो, ये मेरी बीवी है? बोलो, चुप क्यों हो? अगर कोई लड़की किसी के साथ पार्टी में आ रही है तो उसकी बीवी हो गई? हद होती है। सभी खामोश हो गए क्योंकि सबको अपनी जान और इज्जत प्यारी थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि सामने खड़े उस सिरफिरे से सवाल कर सके। किसी ने ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि क्या एरा उसकी बीवी नहीं है। उसने बात को इस तरह घुमा दिया था कि सबके दिल में कंफ्यूजन भी रह गया और सबकी जबान भी बंद हो गई। लेकिन सोनाक्षी ने डरते डरते पूछा, क्या ये तुम्हारी बीवी नहीं है? एरा ऐश को देख रही थी। वो उसके जवाब को सुनने के लिए बेताब थी। वो जानना चाहती थी कि वो उसे पूरी दुनिया के सामने अपनी बीवी मानेगा या ठुकरा देगा। ऐश ने सोनाक्षी को देखते हुए कहा, तुम मेरी लगती क्या हो जो मैं तुम्हें अपनी पर्सनल बातें बताऊं? सोनाक्षी को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। ऐश ने एरा को देखते हुए कहा, ये मेरी क्या लगती है और क्या नहीं, ये जानने का हक किसी को नहीं है। इतना कहकर उसने सोनाक्षी का हाथ झटक दिया और बोला, ये लड़की नाचने वाली हो या बिजनेस वूमन, इससे तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये पहले जहां थी अब वहां नहीं है और अब जहां खड़ी है वहां किसी को इससे सवाल करने की इजाजत नहीं है। अंडरस्टैंड? अगर किसी ने भी इसकी तरफ अपनी नजर उठाई तो मैं उसकी आंखें निकालने में वक्त नहीं लगाऊंगा और किसी ने इस पर कमेंट पास किया तो उसे गूंगा करने में भी जरा नहीं सोचूंगा। पार्टी ओवर। इतना कहकर वो अंदर जाने लगा, लेकिन जब उसे एरा अपने साथ चलती हुई महसूस नहीं हुई तो उसने पीछे मुड़कर उसे घूरा और कहा, झूठे बर्तन मांजने के लिए खड़ी हो? अंदर चलो। एरा अच्छी बच्ची की तरह उसके साथ चल दी और बाकी सभी लोग अपनी अपनी जगह जमे रह गए। जारी है।